दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सियासत अब यूपी में नजर आएगी। दिल्ली से लखनऊ की दूरी 550 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सियासत की तासीर लखनऊ में देखी जा रही है। कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि 2022 का यूपी चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी, तो सियासी सरगर्मी बढ़ गई। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या कहा और फिर बीजेपी ने कैसे जवाब दिया। जब हमने एक जन आंदोलन से पार्टी बनाई थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा। इन 8 सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। 2 करोड़ की आबादी दिल्ली जिनसे संभल नहीं रही है, वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हालत कांग्रेस की जनता ने की है, उससे भी बुरी हालत आम आदमी पार्टी की होगी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक और नेता सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी आ गए हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सौरभ भारद्वाज जी, शुरुआत में आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्या सोचकर आप लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? मीनाक्षी जी, आप तो दिल्ली को अच्छी तरह समझती हैं, पुराने जानकार हैं। दिल्ली के अंदर अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं और मैं एक विधायक के तौर पे कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको मैं जानता हूं जो दिल्ली में नौकरियां करते थे, काम धंधे करते थे, मगर बच्चों को ज्यादातर उत्तर प्रदेश में अपने गाँव के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। मगर पिछले 5 सालों में मेरा पर्सनल तजुर्बा है, बहुत सारे लोग अपने परिवारों को, अपने बच्चों को सिर्फ दिल्ली में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे सरकारी स्कूल हैं, अच्छी इंग्लिश मीडियम शिक्षा उनको मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 24 करोड़ की आबादी है तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 40% लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार का कोई ना कोई एक आदमी दिल्ली के अंदर नौकरी, काम धंधा या कोई बिजनेस करता होगा। और वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पे उत्तर प्रदेश में मैसेज लगातार पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो परिवर्तन स्वास्थ्य के अंदर हुआ, अस्पतालों में मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त इलाज हो रहा है, सरकारी स्कूलों के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, मतलब कि प्राइवेट स्कूलों की टक्कर के हमारे सरकारी स्कूल बन गए हैं। दिल्ली के अंदर बिजली जो है 400 यूनिट जो है वो आधे दाम पे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। दिल्ली के अंदर पानी जो है वो लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन तो ये जब आप दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, आपने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 85% सीट्स जो है आप दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करेंगे। दिल्ली के स्टूडेंट्स को रिझाने के लिए आपने ये प्रस्ताव रखा, तो आप यूपी वालों को कैसे रिझाएंगे? तो यूपी के अंदर भी यूपी वालों के लिए 85% रिजर्व्ड हैं और यूपी की जो राजनीति भाजपा करती है वो दिल्ली में भी करती है और हिमाचल के अंदर हिमाचल के लोगों के लिए रिजर्व रखती है। और जब हम दिल्ली के अंदर 85% सीट रिजर्व करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो बच्चा चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, आंध्र प्रदेश का हो, अगर 12वीं वो दिल्ली से करता है उसको दिल्ली का माना जाता है और उसको दिल्ली के कॉलेजों के अंदर दाखिले के अंदर हम 85% चाहते हैं। और ये बात यहाँ पे रहने वाले यूपी वाले, बिहार वाले, हर आदमी चाहता है कि जो बच्चा दिल्ली से पास हो कम से कम उस बेचारे को दिल्ली के कॉलेजों के अंदर एडमिशन तो मिल जाए। तो ये जो डोमिसाइल की वो जो चीज है वो तो हर राज्य के अंदर है। हालांकि सौरभ जी देखिए, प्लान्स होना कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास पर ही हम पिछले कुछ सालों के इतिहास पर जब हम नजर डाल के देखते हैं, गुजरात में 2017 में आप चुनाव लड़ना चाहते थे और आखिरी मौके पर सिर्फ 20 उम्मीदवार उतारे, अधिकांश की जमानत जब्त हो गई और कुछ सीटों पर तो 400 वोट भी नहीं मिले। 2017 में गोवा में चुनाव लड़े, 39 में से 38 उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। 2017 में पंजाब में आप लोग चुनाव लड़े लेकिन सीटें सिर्फ 20 जीत पाए, जबकि दावा आप लोग ये कर रहे थे कि सरकार बना लेंगे। 2014 में 434 सीटों पर लोकसभा में उम्मीदवार उतारे लेकिन 414 की जमानत जब्त हो गई। कुछ महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं है इस हिसाब से, अगर आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो?
आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के पीछे अगर आप इस देश की हिस्ट्री देखें, या मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा आज भाजपा करती है, उसी की अगर हिस्ट्री देख लें और उसको आम आदमी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड से कंपेयर कर ले, तो मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, दावे से बता रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा से बहुत बेहतर है। हालांकि भाजपा की जो मां कहलाने वाली आरएसएस है वो 100 सालों से ज्यादा से इस देश में है, मगर तब भी जब भाजपा बनी उनको पहले प्रदेश में सरकार बनाने में कितना समय लगा, दूसरे प्रदेश में प्राइमरी अपोजिशन पार्टी बनने में कितना समय लगा, वो इतिहास में है। उससे कई ज्यादा बेहतर जो है आम आदमी पार्टी का। और मैं ये दावे से बता रहा हूं, मेरे बहुत मित्र हैं भाजपा में, वो बताते हैं कि भैया पहले चुनावों में ये हाल होता था, जहां जमानत बच जाती थी भाजपा के अंदर लड्डू बांटे जाते थे कि भाई फला जगह हमारी जमानत बच गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जो संघर्ष है वो करने के लिए तैयार है, और जो मॉडल दिल्ली का हम लोगों ने सबके सामने रखा है, लोग बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए। चलिए, अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर सौरभ भारद्वाज जी बता रहे हैं कि उनकी पार्टी जा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर वो महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में मंत्रियों में क्यों इतनी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है? नया खिलाड़ी आ रहा है, खेलने दीजिए। नहीं, किसी को कोई तिलमिलाहट नहीं है। आम आदमी पार्टी आपको का स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आए चुनाव लड़े। कल डीएमके की इच्छा करे तो भी आके चुनाव लड़ सकती है, टीडीपी की इच्छा करे कि हमको उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ना, वो भी लड़ सकती है। असम गण परिषद की इच्छा करे कि हमको जो है चुनाव लड़ना है, सिक्किम संग्राम परिषद की इच्छा करे कि हमको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में हर पार्टी को किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने की उसको जो है स्वतंत्रता है, स्वागत है, किसी को तिलमिलाहट नहीं। इनके प्रति जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश के कार्यप्रणाली के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास कार्यों पर कुछ प्रश्न पूछे, उसका उत्तर दिया गया है कि आपने दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में कितने नए विद्यालय बना दिए साहब, कितने अस्पताल खोल दिए आपने, मोहल्ला क्लिनिक। आप सिर्फ कोरोना की बातें कर रहे हैं, कोरोना के दौरान में उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की तुलना कर लीजिए और सब बातें छोड़ दीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई, अभी सौरभ भाई ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के हर 30% लोग जो है उनके परिजन जो है दिल्ली में रहते हैं। साहब सही बात है, रहते हैं, लेकिन आपने कोरोना के दौरान जिस तरह से बसें लगा के उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाया, क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए हैं? अभी छठ पूजा के समय आपने दिवाली पूजा की, किसानों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा के समय उन्हीं पूर्वांचल के लोगों को। लेकिन कल तो केजरीवाल जी ने जब मंच से स्टेटमेंट दिया, प्रेम शुक्ला जी, वो उन्होंने तो बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने तो कहा कि गोरखपुर में कोई अस्पताल नहीं है, इतनी दूर बस में बैठकर आना पड़ता है इलाज के लिए। सीधे मुख्यमंत्री के क्षेत्र पर निशाना साध दिया। नहीं, उनको अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है नया, और गोरखपुर में नया एम्स खुल रहा है, नया एम्स खुल गया है लगभग। तो जरा केजरीवाल जी को जरा थोड़ा सा अपना ज्ञानार्जन जो करने की आवश्यकता है, ज्ञान वृद्धि कर लें। और गोरखपुर में पहले से ही अस्पताल है, गोरखपुर का कोई दिल्ली इलाज कराने के लिए नहीं आता है। और खुद जो है केजरीवाल जी बैंगलोर इलाज कराने गए, तो इसका मतलब जो है दिल्ली में कुछ ही नहीं है। खुद केजरीवाल जी अपना इलाज कराने बैंगलोर गए थे कि नहीं? तो व्यक्ति को कोई स्पेशल अगर चिकित्सा करानी है तो कोई मुंबई दिल्ली जा सकता है। सोनिया गांधी तो अमेरिका जाती है, तो क्या कांग्रेस ने कोई अस्पताल ही नहीं खोला भारत में? ठीक है, अनुराग जी अपना इलाज कराने अनुराग जी, ठीक है, अब अनुराग जी का कमेंट पे ले लेती हूँ। यहाँ पर 2 नए ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश की जमीन पर अब दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने का वहां सपना देख रहे हैं। पहले से ही आपकी राह मुश्किल थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि और प्रतिद्वंदी आप लोगों के लिए मैदान में आ गए हैं। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी कहीं लड़ सकता है। हमें तो लगता है कि भाई अच्छी बात है, जो जहां लड़ना चाहता है लड़े, लेकिन इस बात का समाजवादी लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं और लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं। कौन लड़ना चाहता है, कौन आना चाहता है, कौन पहलवान नहीं आना चाहता है, इसकी हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने काम पे विश्वास रखते हैं, जो हमने काम 2012 से 2017 तक करके दिखाया है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी उस काम को छू भी नहीं पाई है, या जो हमने काम किया था उसी काम का उद्घाटन कर रही है या उसका नाम बदल रही है। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जितने काम आप देखिए, एक एक्सप्रेस वे हमने बनाया था, और एक एक्सप्रेस वे की जो लखनऊ से आगरा तक हमने बनाया था, और लखनऊ से बनारस तक की 90% जमीन एक्वायर करके गए थे, काम स्टार्ट हुआ था। इन्होंने अभी तक
पौने 4 सालों में बीजेपी ने सिर्फ उसमें मिट्टी डालने का काम कर पाया है। उसमें पूछो तो क्या कहते हैं 90% मिट्टी का काम हो गया है। अरे 22 महीने में तो मैंने रोड बना के तैयार कर दी थी और चलने लगी थी। आप तो 4 साल में मिट्टी का अनुराग जी देखिए मुद्दे तो आप उठा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जी अनुराग जी, आप बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखिए एक तस्वीर तो ये भी है ना। हाँ ठीक है, आप इसी के साथ में जवाब दीजिएगा, ये भी जोड़ लीजिए बस इसमें। लेकिन देखिए जितनी मजबूती के साथ बीजेपी पूरे देश में उभरी है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि एक टफ कंपटीशन, एक टफ फाइट आपके सामने है। अब लड़ाई तो इस बात की हो जाएगी कि अगर बीजेपी वहां पर सबसे ज्यादा मजबूती से दिखाई देती है इस वक्त, तो नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन सी पार्टी? आप लोगों ने तो राज किया है। अब अगर आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है तो वोट किसका कटेगा? सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो चुकी है। शायद इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को हो चुका है, तभी आप देखते होंगे कि तानाशाह रवैया अपना रखा। तानाशाही कौन अपनाता है? जिसकी जमीन खिसक जाती है वो पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। मैं तो आपके टीवी चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं और आपके सामने चैलेंज कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो परसों का वीडियो जो हम लोगों ने, आपके पास वीडियो होगा, जो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद भी उठा के ले जाके रात को 12 बजे हम सबको जेल भेज दिया था। आज भी हमारे साथी जेल में। क्यों भेज दिया था भाई? कौन सी धाराएं लगाई जरा बता दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए जहां पे हम बदमाशी कर रहे थे, जहां पे हम ऐसा कुछ कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। हम सब बैठे थे और लोकतंत्र में ये हमें राइट है कि हमें बैठने का, और सरकार की नीयत के खिलाफ किसानों के फेवर के लिए हम नारेबाजी कर रहे थे, बस इतना ही तो था। तो ये डर है ना, ये डर है ना। तो बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री ये ऐलान कल कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अगला चुनाव लड़ेगी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये देखिए आपको हम ये तमाम मुद्दे भी इस वक्त दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। जाति आधारित राजनीति का सामना कैसे करेंगे? बीजेपी वहां जितनी मजबूत है ये एक अलग परिस्थिति। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जो वहां पर सत्ता में भी रह चुकी हैं, उनकी एक अलग ताकत है। और आम आदमी पार्टी का कमजोर जनाधार, यानी अब जितना समय बचा है विधानसभा चुनाव से पहले, उतने में पार्टी कैडर को वहां पर जमीन पर खड़ा करना और चुनाव लड़ना, वो भी देश के सबसे बड़े सूबे में, तो चुनौतियां कई हैं और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों दलों से हमारे साथ मेहमान। दिल्ली से लखनऊ की दूरी करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा है, तो क्या केजरीवाल चुनावी रास्ते से इस फासले को तय कर सकेंगे? यूपी में पहले से जमे जमाए दल मौजूद है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहां टिकेगी, ये सवाल बनता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले सुनिए कल मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऐलान के बाद किस तरह से सियासी बयान सुनाई दिए। में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ भारद्वाज जी, आपसे फिर मैं एक बार शुरुआत करना चाहूंगी। हमने कुछ देर पहले दिखाया कि किस तरह की चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने हैं अगर यूपी में आप जा रहे हैं। एक बड़ी बात तो दिक्कत ये भी दिखाई देती है कि आप लोगों के पास तो एक ही विराट कोहली है, उसी को 2020 खेलना है, उसी को रणजी खेलना है, उसी को नेशनल और इंटरनेशनल भी खेलना है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, समस्या ये हर जगह है कि भाजपा के पास भी एक ही विराट कोहली हैं, जिनको हर जगह ले जाके नए विराट कोहली जो है वो बनाए जाते हैं। तो उस स्ट्रैटेजी पे हम भी काम करेंगे। योगी जी को भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री चेहरा मानता था, बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। नहीं, वो तो अब राष्ट्रीय नेता हो गए ना, उनके जो नेता हैं वो तो अब अलग अलग राज्यों के हिसाब से दिखाई देते हैं। आपके पास ऐसे कौन से चेहरे हैं? तो हर पार्टी की शुरुआत जो है इस तरह से होती है। अभी संजय सिंह, दिलीप पांडे वहां पे जो है काफी दिनों से काफी चर्चा के अंदर रहे हैं। मुख्य अपोजिशन पार्टीज। दिलीप पांडे तो अपना ही चुनाव हार गए थे। नहीं, दिलीप पांडे दिल्ली के अंदर विधायक हैं और वो यूपी के अंदर काम कर रहे हैं। संजय सिंह जो है हमारे राज्यसभा से सांसद हैं, वो बाकायदा लखनऊ के अंदर ही रह रहे हैं और वहां पे लखनऊ की, यूपी की सारे मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट्स की चकाचौंध से आप कितना ही यूपी वालों को या देश वालों को यूपी के बारे में बताएंगे, मगर जो यूपी का आदमी वहां रहता है,
आपके स्कूलों में जाता है, आपके अस्पतालों में धक्के खाता है, और वही आदमी जब दिल्ली आता है और दिल्ली के स्कूलों में उसके बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली में उसको मुफ्त इलाज मिलता है, तो वो जो सच जो उसको पता है वो आप उस एडवर्टाइजमेंट के बहाने नहीं हटा सकते। दूसरी बात, जो कानून व्यवस्था बिगड़ना एक अलग बात है कि बलात्कार हो गए, किसी की हत्या हो गई, मगर जो बड़ी बात उत्तर प्रदेश में देखने में आ रही है, जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब के मामले में थी और हाथरस में देखने में आई, कि ना सिर्फ बलात्कार होते हैं बल्कि बलात्कारियों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खड़ी दिखती है, और जिसका बलात्कार हुआ उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसके ही घर वालों को केसों में फंसाया जाता है, यहाँ तक कि गवाहों की हत्याएं कराई जाती हैं ताकि बलात्कारियों को बचाया जाए। तो इससे जो है यूपी के अंदर महिलाओं के अंदर काफी रोष है, और हर रोज, ये एक दो घटना नहीं है, लगभग हर रोज अगर आप उत्तर प्रदेश के अखबार देख लें, हर रोज बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या और उसका केस रजिस्टर ना होना, पीड़ित के घर वाले रोज अस्पताल, इसके क्या कहते हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं और उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा। ये रोजमर्रा की बातें हैं। और जिस तरह से जाति की राजनीति, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग तो कानून व्यवस्था के मामले में वहां पर जिस तरह से खड़े हैं, हमें तो वो जमीन मिल रही है कि हम वहां पर लड़ाई लड़ें। ये कानून व्यवस्था में आप जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल, उसके पहले के शासनकाल तुलना कर ले, आपकी समझ में अंतर आ जाएगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोग ताहिर हुसैन को निमंत्रित करेंगे कि आकर वहां दंगे करे, बांग्लादेशियों को बुलाकर, रोहिंग्या को बुलाकर, जो है हिंदू मुस्लिम दंगे करने वाले आपके ताहिर हुसैन को लोग बुलाएंगे, अमानतुल्लाह खान को बुलाएंगे लोग? और जिस पार्टी ने जो है राशन कार्ड जैसे गरीबों के लिए आवश्यक शब्द को भी बलात्कार का पर्यायवाची बना दिया, वो जो है महिला सुरक्षा की बात करेगा? जिसके अपने विधायक जो है अपनी पत्नियों को पीटते हैं, वो महिला सुरक्षा की बात करेगा? ये क्या दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के लोग क्या इतनी भी समझ नहीं रखते कि ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह खान और जो निर्भया के बलात्कारियों को पुरस्कृत करें? ऐसे अरविंद केजरीवाल से लोग जो है महिला सुरक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। ये तो गजब हो गया। उत्तर प्रदेश के लोग जो है वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही सक्रिय और दक्ष है। वो जानते हैं कि जो राशन कार्ड जैसे अच्छे शब्द को भी बलात्कार का पर्यायवाची बना सकता हो, और जो अरविंद केजरीवाल निर्भया कांड के बलात्कारी को पुरस्कृत करते हो, ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश में कोई न्याय की अपेक्षा नहीं करेगा। सौरभ भारद्वाज जी, देखिए, जब आप दिल्ली मॉडल का बार बार जिक्र करते हैं ना, तो उसी दिल्ली मॉडल को आप देखिए ना कि लोकसभा के चुनावों में किस तरह से जनता ने रिजेक्ट किया। 2014 में भी दिल्ली की 7 सीटों में से 1 सीट नहीं मिली, 2019 में भी वैसा ही हुआ। अगर दिल्ली मॉडल वाकई इतना कामयाब होता, जनता को प्रभावित कर रहा होता, तो दिल्ली की जनता कम से कम 2 या 3 सीटें तो देती आपको लोकसभा की। जी मीनाक्षी जी, देखिए, आप तो मेरे से ज्यादा समझती हैं इस चीज को। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है तो लोग अपना प्रधानमंत्री चुन रहे होते हैं और उस पार्टी के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं जहां पे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है बाकी प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों से ज्यादा मजबूत दिखता है, जो कि मुझे लगता है 2019 में नरेंद्र मोदी थे। मगर जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप ही के टेलीविजन का इंडिया टुडे का सर्वे में बता रहा हूं कि योगी जी के सर्वे के बारे में जब पूरे देश में सर्वे किया गया तो बहुत बढ़िया चकाचौंध वाला सर्वे था, क्योंकि उनको भाजपा और आरएसएस अपने पोस्टर बॉय की तरह आगे प्रोजेक्ट कर रही है। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी जी का सर्वे हुआ तो उनकी जो रेटिंग थी, सेटिस्फेक्शन रेटिंग, वो काफी कम थी, 41%। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए 41% की रेटिंग होना काफी ज्यादा दुखदाई है। आप किसी भी चीफ मिनिस्टर की करा लें, अगर आप ममता बनर्जी की करा लें, तेलंगाना के अंदर करा लें, केसीआर की करा लें, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करा लें, उनकी रेटिंग, सेटिस्फेक्शन रेटिंग मैं 100% बता रहा हूं कि कम से कम 60% से 70% के बीच में होगी। मगर योगी जी की रेटिंग काफी कम है। लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं उनसे काफी दुखी हैं, आहत है, और एक कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो ये कह सके कि बीजेपी ने डिलीवर किया है। हाँ, जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति, उसमें प्रेम शुक्ला जी मैं नहीं कर सकता, वहां मैं पीछे हूं। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति चलती है, मुद्दे एक तरफ, लेकिन जो वहां के जातीय समीकरण है, उन सबके मद्देनजर आपके लिए क्या मायने हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री के? मैंने आपको पहले ही बोला, कौन पार्टी आती है, कौन पार्टी जाती है, कौन पार्टी लड़ना चाहती है, कौन पार्टी नहीं लड़ना चाहती, ये हमारे लिए विषय नहीं है। हमारा विषय होता है कि हम जनता के लिए 2012 से 17 का जो हमने मॉडल बनाया है, चाहे दिल्ली का मॉडल और चाहे गुजरात का मॉडल, अगर 12 से 17 का मॉडल देखें तो सब इनके मॉडल के सामने सारे मॉडल फीके हैं।
और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 12-17 का काम हमारा देख लीजिए आप। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी को तो अब जनता ने वैसे ही किसानों ने रिजेक्ट कर दिया, जो पार्टी किसानों की नहीं हो सकती। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही थी अनुराग जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी हल्के में ले रहे हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री को? क्योंकि देखिए पंजाब देखिए, वहां पर कम से कम मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो आम आदमी पार्टी मौजूद है ना, बाकी जमे जमाए दलों के होने के बावजूद। यहाँ बहुत जमे जमाए दल, उत्तर प्रदेश में पहले से ही बहुत जमे जमाए दल हैं। उसके बाद भी हम सरकारें हमेशा बनाते हैं, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी रोड पे होती है। अगर कोई भी आज रोड पे दिखाई पड़ती है तो समाजवादी दिखाई पड़ती है, दूसरी पार्टी बता दीजिए, कहीं एक आध कार्यकर्ता हो तो बता दीजिए, लाठी खाता हो कोई दिख जाए तो बता दीजिए। हमारे यहाँ तो एक प्रचलन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह उठती है, इनके मुख्यमंत्री जी आंख मलते मलते कहते हैं कहाँ है पुलिस वाले, जाओ समाजवादी खड़े हैं लठे, उनको जाके पीटो जाके। वो लाठियों से पिटवाते ही रहते हैं, उनका एक ही काम है समाजवादी को पीटो, क्योंकि समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सुबह उठ के समाजवादी को पीटते हैं, बस एक ही काम है। कि आप तो आम आदमी पार्टी की एंट्री को कहीं देख ही नहीं रहे हैं, आपकी लड़ाई सीधे सीधे जो सत्ता में बैठे हैं लोग उन्हीं से है। प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात देखिए, हमारी देखिए ये इतना निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सबसे हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ना चाहता? सपा लड़ना चाहती, बसपा लड़ना चाहती, आप लड़ना चाहती, कांग्रेस लड़ना चाहती है, पीस पार्टी लड़ना चाहती, कटपीस पार्टी लड़ना चाहती है। कौन लड़ना चाहता है? जिसकी इच्छा करे लड़े। भारतीय जनता पार्टी मैदान में जनता की सेवा के बूते पर ऐसा तो खड़ी है और आप भारतीय इसी जनता बात से पार्टी खुश हैं प्रेम शुक्ला जी? ऐसा तो नहीं है कि आप इसी बात से खुश हैं कि ठीक है जो सारे विरोधी हैं वो आपस में ही लड़का उनके सबका वोट खत्म हो जाएगा और आपका वोट जो है वो अलग इंटैक्ट है? देखिए हमारा, देखिए सपा और बसपा मिलकर लड़ी, आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव, और सबने कहा था भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव में सपा बसपा जो सबसे बड़ी पार्टियां जो सत्ता में अकेले के बूते पर कभी रही थी, 2007 से 2012 बसपा और 2012 से 2017 सपा अकेले के बूते सरकार में थी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने क्या जनादेश दिया? तो ये सब मिलकर लड़ लेना, हम इनको मना कहाँ कर रहे हैं? आप सपा बसपा, आप पीस, कांग्रेस सब मिलकर गठबंधन कर ले और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दे। जनता अपने आप निर्णय दे देगी कि किसने सेवा की और किसके समर्थन में जनादेश देना है। ठीक है सौरभ जी, मैं आ रही हूँ अनुराग जी। सौरभ जी, ये सवाल मेरा आपसे, देखिए मुक्ति बोध का एक बड़ा फेमस कोट है कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। तो मैं आपसे आपकी पॉलिटिक्स पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से जन्म लिया। उस पार्टी ने तमाम आरोप लगाए। शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय, तो आप लोग कहते थे कि हम उनके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, केस कर देंगे, लेकिन बाद में कांग्रेस के समर्थन से आप लोगों ने सरकार भी बना ली। केरल में आप लोग एलडीएफ को सपोर्ट कर देते हैं, आप लोग ममता बनर्जी के मंच पर दिखाई देते हैं जहां पर आप सीधे सीधे कहते हैं कि बीजेपी विरोध में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या पॉलिटिक्स है आपकी? देखिए हमारी पॉलिटिक्स सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, आम आदमी की पॉलिटिक्स है, जो आम आदमी के सबसे बेसिक मुद्दे हैं, जिसके लिए वो वोट डालता है, जिसके लिए प्रजातंत्र था इस देश के अंदर, वो मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं? शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के, एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति की, जिसके अंदर धर्म की, जाति की, दंगों की, कटुता की, नफरत की कोई जगह ना हो। उस चीज को दिल्ली वालों ने पसंद किया। और मैं एक बात बताऊं मीनाक्षी जी, दिल्ली जो है एक मिनी इंडिया की तरह है। यहाँ पे राजस्थान का आदमी भी है, हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। और इन लोगों ने हमको 1-2 बार नहीं 3 बार हमको आशीर्वाद देके हमारी सरकार बनवाई है। और जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में सबसे पहली बार, सौरभ जी यही है ना, दिल्ली का तो मिजाज अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मिजाज तो ये नहीं है। वहां पर जातीय समीकरण जिस तरह से हावी रहते हैं चुनावी राजनीति पर, चुनावों के नतीजों पर, उससे कैसे पार पाएंगे आप? वो हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा मीनाक्षी जी। ये बात मैं आपकी मानता हूं कि जातीय राजनीति और धर्म की राजनीति, उसके आगे हम इन दोनों पार्टियों के आगे या चारों पार्टियों के आगे कमजोर दिखेंगे। बट हमारा चैलेंज ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम काम की राजनीति को बेच पाए। अगर काम की राजनीति को हम बेच पाए और लोगों ने उसको एक बार हमें मौका दे दिया, तो दिल्ली में जैसे एक बार मौका दिया तो दिल्ली वालों को हमसे इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया कि पहली बार 70 में से 67 थी, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें दी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज है, एक बार इसको यूपी के लोगों ने चख लिया तो ये मान लीजिए कि फिर वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। और यही चीज है जिसके लिए आम आदमी वोट डालता है, जिसके लिए सरकार बनती है, और सरकारों को यही काम करने चाहिए। चलिए अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं कि हम आम आदमी की राजनीति यूपी में जाकर भी करेंगे, हालांकि जो चुनौतियां हैं वो एक तरफ, लेकिन आपकी टक्कर तो सीधे सीधे बीजेपी से है। पर सवाल ये कि उसके लिए तैयारी क्या है?
तो आपको तो रोज ही तैयारी हमारी दिखती होगी। रोड पे समाजवादियों से ज्यादा रहता कौन है? समाजवादी को भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्या के लिए तो हम रोड पे लाठी खा रहे होते हैं, या भारतीय जनता पार्टी हमें जेल भेज देती है। तो आधे कार्यकर्ता तो जेल में है, आधे वो ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने तो अपनी राजनीतिक विचारधारा तक से समझौता कर लिया। बीएसपी के साथ आप लोग, जिनको आपने पानी पी पी कर कोसा, उनके साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ लिया। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जब आप लड़ते हो तो आपको संगठित रूप से लोगों के साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जाति धर्म की राजनीति में माहिर हैं। लेकिन ठीक है, समय समय की बात होती है। जाति धर्म की राजनीति अब खत्म हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत दिन तक उन्होंने जाति धर्म की राजनीति कर ली, काफी दिन तक उन्होंने भगवान राम की बात की, लेकिन भगवान राम के बच्चों को रोड पे बैठा दिया है। किसान सवाल लेकिन यही है कि जब आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिए आप लोग साथ आ गए, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई वो क्षेत्रीय दलों के हिसाब से अस्तित्व का संकट कितना बड़ा था? जब एक बड़ा प्रतिद्वंदी मैदान में दिखा तो इस तरह का तालमेल कर लिया। लेकिन खैर, एक नया दल जो अब चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी एंट्री की बात कर रहा है। चुनौतियां कई हैं और राजनीतिक बिसात कैसे बदलेगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा 2022 का। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।